अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेसन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको पिछली जो वीडियोस हैं वो भी समझ में आ गई होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियोज़ जो हैं वो इंग्लिश की मिलती रहें, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स की। और वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो ये वाला जो लेसन है वो लेसन है सेकेंड लैंग्वेज एक्यूसिएशन लर्निंग के बारे में। तो सेकेंड लैंग्वेज किसको कहा जाता है? फर्स्ट टॉपिक भी जैसे हमारा है सेकेंड लैंग्वेज एक्यूसिएशन एंड लर्निंग। तो एक्यूसिएशन मैंने आपको बताया था, जैसे एक्यूसिएशन होता है जिसमें ह्यूमंस एक्वायर करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को, सेकेंड लैंग्वेज को, थर्ड लैंग्वेज को, ठीक है। वो यूज़ करते हैं, वो यानी कि एक्वायर मीन्स कि वो हासिल करते हैं इन 3 लैंग्वेजेस को। सेकंड लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है कि आप उसको जो है वो लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। जो हमारी मदर टंग नहीं होती, जो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जो हमें ये कह लें कि हमारे कल्चर से मिलती है। हमारे घर में हम जब नोट करते हैं, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, तो हम इधर उधर से जब सुनते हैं बातें कि हम उर्दू यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी जो है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज है, जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिलती है या फिर हमारे कल्चर की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मिलती है। और सेकंड लैंग्वेज वो है जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम सीखते हैं, ठीक है। जिस तरह से इंग्लिश इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमने उसे अडॉप्ट किया है, ठीक है। और जब भी हम फ़ॉरेन कोई किसी कंट्री में विज़िट करते हैं या फिर मतलब हम स्कूल्स वगैरह में इतनी पॉपुलर हो गई है इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हमने अडॉप्ट की है, ठीक है। हर कोई जो है उसे अडॉप्ट नहीं करता या नहीं बोलता। हमारी जो मदर हैं या मदर से भी उनकी जो मदर हैं, ठीक है, जो पुराने वक्तों से लोग आ रहे हैं, वो इंग्लिश को जो है वो नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए सेकंड लैंग्वेज वो है जो हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल में इंग्लिश। या फिर अगर आप उर्दू आपके कल्चर में बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, तो आप चाइनीज़ को प्रमोट करो, चाइनीज़ को सीखो, अडॉप्ट करो, ठीक है। या फिर आप अराबिक को सीखो, या फिर जापानीज़ को सीखो। इस तरह की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो आपके कल्चर में नहीं बोली जाती हैं, वो होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज, जिसको हम सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। अब सेकंड लैंग्वेज लर्निंग क्या है? सीखते हैं हम, लर्निंग मीन्स सीखना, ठीक है, किसी चीज़ को सीखना। तो सेकंड लैंग्वेज को जो है ना हम सीखते हैं। इसमें क्या है, अब हम क्यों सीखते हैं फॉरेन लैंग्वेज? अब लर्निंग जो है वो बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज है। अब सेकंड लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारी लैंग्वेज नहीं होती है, वो दूसरी बाहर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। अ लैंग्वेज सेटिंग आती है, लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज है, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको प्रॉपर हमें क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग की या किसी भी और टाइप की हमें क्लासेस से जो है ना वो हमें टेंसेस सीखने पड़ते हैं, तो वो हमें सीखना पड़ता है उसमें, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि मतलब हमें घर बैठे ही हम हमारे सामने कोई बोल रहा है और हम उसको नोट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। हमें प्रॉपर उसके लिए जो है ना वो टाइम सेट करना पड़ता है, उसके लिए क्लास लेनी पड़ती है। वो यूट्यूब पे हम सीख सकते हैं या फिर हम जो है वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हम सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूसिएशन एंड लर्निंग। अब एक्यूसिएशन जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस जो हैं इसमें एक्वायर करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को, थर्ड लैंग्वेज को, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, सेकंड लैंग्वेज जो वो है जो हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, थर्ड लैंग्वेज भी वही है जो हम सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूसिएशन का मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। उसके बाद लर्निंग क्या है? अब लैंग्वेज को लर्न करना ही लर्निंग है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज है जो हमें अच्छी लगती है, अराबिक है, हमें अच्छी लग रही है, हमने उसको लर्न करना है, दैट इज़ दी लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज को लर्न करना, उसको सीखना, ठीक है। वो किसी भी तरीके से जो है वो आप सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप यूट्यूब की एग्जांपल दे सकते हैं कि यूट्यूब से हम इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टाइप का जो है ना वो आप एग्जाम्पल को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने पेपर में जब आप लिखेंगे। अब है लर्निंग इज़ अ मोर कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग नॉलेज ऑफ द फीचर्स सच एज वोकेबलरी एंड ग्रामर।
जब हम कोई चीज़ सीखते हैं लैंग्वेज की, ऑब्वियसली हम लोग अगर अराबिक सीख रहे हैं या फिर अगर हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं तो हमें जो है उसकी वोकैबुलरी पता होगी, उसकी ग्रामर पता होगी, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ पे आना है, कौन से टेंस को किधर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, सब्जेक्ट किधर आएगा, वर्ब किधर आएगा, ऑब्जेक्ट किधर आएगा, इन सारी चीज़ों को कहाँ पे कैसे अरेंज करना है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की हमें लर्निंग करनी होती है बेसिकली लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब है टॉपिक एक्विजिशन बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमें लैंग्वेज को बोलते वक्त या फिर सीखते वक्त हमें कौन सी चीज़ें जो है ना वो एक्वायर हासिल करते वक्त एक्विजिशन के दौरान हमें कौन से बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो एक्सेंट की है, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो उर्दू स्पीकिंग है और अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हम उसमें जो है ना हमारा एक्सेंट उर्दू वाला ही होगा। हमें जैसे अमेरिकन एक्सेंट में लोग बात करते हैं, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं, हम उस तरह से उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक्सेंट का सबसे मेन डिफरेंस इसमें देखा जाता है कि अगर हम उर्दू स्पीकिंग है तो हम इंग्लिश को प्रॉपर वे में बोल तो सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सेंट जो है ना वो काम ख़राब करता है, वो जो है वो बैरियर की तरह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एज। एज में क्या बात आती है कि अगर हम लोग जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह से इंग्लिश को सीख के भी नहीं बोल सकते हैं जैसे अब बड़े हैं, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, आप इंग्लिश को जो है वो बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं या फिर घर में कोई छोटा बच्चा है, वो इस तरह से इंग्लिश को जो है वो नहीं बोल सकता है। उसके एक्सेंट में, उसकी जो बोलने के तरीके में, उसकी ग्रामर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया है कि इतने मंथ्स वाला बेबी जो है वो ग्रामर की मिस्टेक करता है या फिर उसको टेंसेस की मिस्टेक उससे हो जाती है। तो ये चीज़ आ जाती है इसके एक्यूसेशन बैरियर में। अब इफ़ेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर हमें इन्हिबिशन का मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड फैक्टर जो है वो एटीट्यूड का मिलता है। जिस तरह से आपका एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव की तरफ होगा तो आप जो है वो अपनी इंग्लिश पे या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो आप उसको जो है ना वो सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो एटीट्यूड का इसमें फैक्टर आ सकता है कि आप इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ इस्टीम का यहाँ पे फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है, कि अगर आप खुद चाहते हैं किसी लैंग्वेज को यूज़ करना या सीखना, तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा कह रहा है कि इस लैंग्वेज को सीखो, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप खुद एग्री नहीं होंगे तो आप जो है वो काम नहीं कर पाते हो। अब है फोकस ऑन मेथड्स। तो यहाँ पे जो है ना वो लैंग्वेज टू को सीखने के लिए आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि इन मेथड्स को यूज़ करके आप बेहतर तरीके से जो है ना वो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को सीख सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आप जो है अगर इंग्लिश सीख रहे हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंग्लिश वो सीखे, तो इसीलिए मैं एग्जांपल भी उसी चीज़ की दे रही हूँ। जो इंसान जो है ना, ज़्यादातर इंसान इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर तौर पे जो है ना वो समझ में आ जाए। तो हम लोग इंग्लिश जब सीखते हैं तो हमें उसकी ग्रामर को सीखना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। उसकी ट्रांसलेशन, हर वर्ड जो हमारा उर्दू में है या फिर हमारा इंग्लिश में है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसकी जो है ना वो ट्रांसलेशन को सबसे पहले समझते हैं। यानी कि ग्रामर की ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है, वोकेबलरी की ट्रांसलेशन होगी, प्रोनाउंसिएशन की ट्रांसलेशन होगी, हर चीज़ जो हम लोग बोलने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सीखते वक्त, तो हम उसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं और उसको सीखते हैं ताकि हमारा जो काम है याद करने का वो आसान हो जाए, ठीक है। दी ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या है कि इसमें आपकी स्पोकन चीज़ आ जाती है कि आप बोल के लैंग्वेज को सीख रहे हो या फिर सुन रहे हो। ऑडियो वही होता है ना कि आप कोई चीज़ जो है ना वो ऑडियो की तरह सुन रहे हो, वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है, ठीक है। तो अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, ये जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, ये वेरी डिफरेंट अप्रोच है। एम्फोसाइज ऑन स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज पे इसका जो है ना वो एम्फोसाइज है। बिकेम पॉपुलर इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। अब ये पॉपुलर कब हुई थी? मिडल ऑफ 20th सेंचुरी में ये जो है ना वो पॉपुलर हुई थी। इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द
लैंग्वेज टू। अब यहाँ पे जो है ना प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जिस तरह से हम प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है ना वो लैंग्वेज टू को सीख सकते हैं। तो वो भी एक तरह का जो है ना वो ऑडियो लिंगुअल ही होगा कि हम लोग जो है ना स्पोकन फॉर्म में एक चीज़ को दे रहे हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश हमने सीखी है तो इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह का जो है ना वो हमारी प्रैक्टिस ही होगी। मूविंग फ्रॉम आ सिंपल टू दी मोर कॉम्प्लेक्स। अब पहले आपने सिंपल से स्टार्ट किया है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन किया है। ड्रिल्स दैट द स्टूडेंट हैड टू रिपीट। आपने रिपीट करना है, ठीक है। शुरू में आपकी गलतियाँ होंगी ग्रामर की, जाहिर सी बात है, टेंसेस की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप वो लैंग्वेज को जो है ना वो सीख सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोचेस। कम्युनिकेटिव अप्रोचेस क्या होती हैं? इसमें जो है ना बेसिकली आपका पैटर्न प्रैक्टिस आती है। कम्युनिकेटिव मेन यही है ना कि कम्युनिकेशन कर रहे हो एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो एक पर्सन जो है वो उसने लैंग्वेज जो है वो सीखने, अगर आप टू फ्रेंड्स हो, ठीक है, एक फ्रेंड जो है ना वो इंग्लिश सीखना चाहता है या फिर चाइनीज़ सीखना चाहता है, तो वो उस लैंग्वेज को सीखेगा, उसके बाद वो उसके साथ बोलेगा, तो वो ये जो होगी ना वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी। एक पर्सन जो है वो दूसरे के साथ वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं पहले टाइम वो गलत होगा, सेकंड टाइम वो थोड़ा ठीक होगा, थर्ड टाइम वो और थोड़ा ठीक होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो प्रैक्टिस है ना वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो प्रॉपर लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच ये है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब है ट्रांसफ़र क्रॉस लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लुएंस। अब इसमें क्या है बात? ट्रांसफ़र मीन्स यूजिंग साउंड्स, एक्सप्रेशंस और स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द लैंग्वेज वन व्हेन परफॉर्मिंग इन द लैंग्वेज टू। आप जब जो है ना एक्सप्रेशंस या फिर साउंड्स को यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र मीन्स कि जिसको में आप साउंड्स को, एक्सप्रेशंस और स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं फ्रॉम लैंग्वेज वन व्हेन परफॉर्मिंग इन दी लैंग्वेज टू। जब आप लैंग्वेज टू को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप लैंग्वेज वन जो आपकी मदर टंग है उसके जो साउंड्स हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज टू में, उसको हम जो है ना वो ट्रांसफ़र कहते हैं। अब पहला यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इफ़ द लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू हैव सिमिलर फीचर्स देन द लर्नर मे बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द पॉजिटिव ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू मिलती जुलती है, उसके सिमिलर फीचर्स हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसकी ग्रामर सेम है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है वर्ड्स की, तो फिर जो है ना वो बेनिफिट हो सकता है, जो लर्नर है जो सीख रहा है लैंग्वेज को उसके लिए बेनिफिट हो सकता है जब लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू सिमिलर हैं, उसके फीचर्स सिमिलर हैं, वो बोलने में एक जैसी लगती हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना वो एक पॉजिटिव तरह से उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उसकी हर चीज़ जो है ना वो फीचर्स उसके सेम हैं, तब वो ईजिली वो इसको सीख सकता है, उसको लर्न कर सकता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या है? ट्रांसफरिंग एंड लैंग्वेज वन फीचर दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम दी लैंग्वेज टू। अब इसमें नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या है? जिसमें हमें नेगेटिव फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें टोटली डिफरेंट, लैंग्वेज वन जो है वो डिफरेंट है, लैंग्वेज टू जो है वो डिफरेंट है, तो फिर जो है ना वो लर्नर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी उसको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो उसको मुश्किल से सीख पाता है, उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि रिपीटिंग चीज़ की ज़रूरत होती है, जो उसके लिए जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज टू को, उसके एक्सप्रेशंस को फ़ॉलो करना, उसके स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करना, उसकी ग्रामर वोकैबुलरी को फ़ॉलो करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है नेगेटिव ट्रांसफ़र। इंटरलैंग्वेज। इंटरलैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय लैंग्वेज टू लर्नर्स कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एरर्स दैट सीम टू हैव नो कनेक्शन टू फॉर्म ऑफ आइदर लैंग्वेज वन और टू। अब जो लैंग्वेज टू सीख रहा है लर्नर, वो उसमें जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा एरर जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना एरर मिस्टेक्स उसकी आती हैं, ठीक है। तो दैट सीम टू हैव नो कनेक्शन, उसका जो है वो कोई भी कनेक्शन नहीं है। इंटर लैंग्वेज मीन्स कि उसका लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता, इसी वजह से उसको जो है ना वो लैंग्वेज टू को सीखने वक्त एरर्स जो है ना लार्ज नंबर ऑफ एरर्स उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके मोटिवेशन। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंबाइन इन अ प्रोफाइल ऑफ अ सक्सेसिव लैंग्वेज टू लर्नर। अब मोटिवेशन क्या है कि
यहाँ पे जैसे लिखा है दी वांट टू लर्न दी लैंग्वेज टू इन ऑर्डर टू अचीव सम अदर गोल। जब आप लैंग्वेज टू को कुछ जो है ना गोल के पर्पज़ के लिए सीखना चाहते हैं, जैसे अगर आपको शौक़ है कि आपने जो है ना वो फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करनी है, तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए लैंग्वेज टू को सीखते हैं। जैसे इंग्लिश जो है वो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी आप जैसे अरबी में अरबी सीखना चाहते हैं या जापानीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो आप उस गोल के लिए अचीव करते हो उस लैंग्वेज को, ठीक है, उसको सीखते हो। वो आपके स्टडी पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए आप उसको सीखते हो, तो वो एक तरह की मोटिवेशन ही होती है, ठीक है, कि आप खुद को मोटिवेशन करते हो या दूसरे पर्सन्स भी आपको इसमें जो है ना वो मोटिवेशन दे सकते हैं कि आप ये लैंग्वेज को सीखो, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप जो है वो बाहर अब्रॉड जाके स्टडी करो, या फिर आप खुद चाहते हो बाहर जाके जो है ना वो स्टडी करना, तो ये एक तरह की जो है ना वो मोटिवेशन लैंग्वेज ही जो है ना वो कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कैन बी डिफाइंड एज द जनरल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबल। अब जो है ना लैंग्वेज को एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक तरह से यूज़ करना, अप्रोप्रिएट तरह से यूज़ करना, ठीक है, जहाँ पे जो है ना लैंग्वेज का जो है ना एक्सप्रेशंस सही तरह से यूज़ करना, उसके स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें पता हो कि कहाँ पे जो है ना वो हमने स्टॉप करना है, कहाँ पे जो है हम लोगों ने किस तरह से एक्सप्रेशंस देने हैं, किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करना है, किस तरह से कहाँ पे जो है नेगेटिव एटीट्यूड को यूज़ करना है। तो ये सारे जो है ना वो लैंग्वेज में आते हैं कि लैंग्वेज को सही तरह से जो है ना जिसमें कोई भी एरर ना हो, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, फॉल्ट ना हो, उस तरह से जो है ना वो लैंग्वेज को यूज़ करना जो है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। अब इस चीज़ में जो है ना आपका फ़र्स्ट कंपोनेंट उन्होंने बताया है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। जब तक आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी, आप लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं या बोल सकते या यूज़ कर सकते, ठीक है। जिसमें आपकी ग्रामर की चीज़ों में क्या आता है कि आपको जो है ना एक्यूरेट होने चाहिए आपके यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, कहाँ पे कौन सा वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी अरेंजमेंट क्या कहाँ पे कर रहे हो, किस जगह में स्टार्ट में लिख रहे हो, एंड में लिख रहे हो, मिडल में लिख रहे हो, कहाँ पे लिख रहे हो। तो ये आ जाता है आपकी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में फ़र्स्ट कंपोनेंट में। उसके बाद उन्होंने कहा है द एबिलिटी टू यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज़ द सेकंड कंपोनेंट। आप जो है वो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज़ करते हो, ठीक है। लैंग्वेज आपको यूज़ करना आ गई, आपने ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को यूज़ कर लिया, ठीक है, सही वर्ड जहाँ पे यूज़ होने थे वहाँ पे किए हैं, स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ किया, तो ये जो है वो सेकंड कंपोनेंट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, लेसन नंबर 42 की तरफ, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले, तो इसमें जो है ना हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स क्या, हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स मीन्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो बोली जाती थी हिस्ट्री में उसको कहते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब मिडल इंग्लिश में जो है ना मैंने नेक्स्ट वीडियो भी बनाई हुई है, दूसरा वो कोर्स है, ठीक है, आप वो वीडियोस जाके भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना वो मिडल इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना इंग्लिश बोली जाती थी, या कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो बोली जाती थी। जिस तरह से जो है ना ओल्ड इंग्लिश में हमें लैटिन के वर्ड्स देखने को मिलते थे, फ्रेंच के वर्ड्स देखने को मिलते थे, ग्रीक के वर्ड्स देखने को मिलते थे। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस हैं। और फिर जो है हमें मिडल में आके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रॉपर एक डिक्शनरी मिलती है, जिसमें हमें वर्ड्स मिलते हैं प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में हमें वर्ड्स नहीं प्रॉपर मिलते थे, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता। हर पर्सन जो था वो अपने तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करता था, ठीक है, जिसका जो दिल चाहता था वो अपनी लैंग्वेज में उस वर्ड को ऐड कर लेता था, उस स्ट्रक्चर को यूज़ करने लग जाता था, फॉलो करने लग जाता था। तो मिडल इंग्लिश में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आके हमें डिक्शनरी मिली, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना डिक्शनरी के थ्रू पता चला कि हमने कौन से वर्ड्स को जो है वो यूज़ करना है अपनी लैंग्वेज में। एक प्रॉपर जो है ना एक कल्चर बन गया कि एक कल्चर ने इस लैंग्वेज को यूज़ करना है, दूसरे कल्चर में उस लैंग्वेज ने यूज़ करना है। तो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो फिर जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता है और फिर जो मॉडर्न इंग्लिश है वो हमें देखने को मिलती है, जो हम अब भी रिसेंटली भी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें जो है ना वो तीनों आप लैंग्वेजेस बता सकते हैं, तीनों एजेस सॉरी बता सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में ये सारा लैंग्वेजेस को बोला जाता था, मिडल में ये लैंग्वेज थी, मॉडर्न में ये लैंग्वेज थी। आप इस तरह से भी इसको जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है द फैमिली ट्री मॉडल। अब द फैमिली ट्री मॉडल क्या है कि आप जो स्टार्ट से लैंग्वेज बोली जा रही है, यानी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके उनके पेरेंट्स हैं, उनके आगे से पेरेंट्स हैं, मतलब इस तरह से जो है ना वो एक ट्री बना हुआ है ना हमारा। तो जो स्टार्ट से जो आपके जो बड़े थे, ठीक है, बुज़ुर्ग थे आपके, तो वहाँ से जो आपको लैंग्वेज बोली जा रही है वो स्टिल अभी तक आप जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को उसी तरह से यूज़ करते हैं, अपने वर्ड्स को उसी तरह से यूज़ करते हैं। आपका जो एक्सेंट है वो आपका जो है ना वो सेम होता है तकरीबन। तो इसको जो है वो फैमिली ट्री मॉडल कहा जाता है कि पूरी एक फैमिली है, वो फिर उनके जो आगे से पेरेंट्स हैं, उनके आगे से पेरेंट्स हैं, वो सेम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब वो लैंग्वेज जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, उर्दू है, पंजाबी है, जापानीज़ है, अराबिक है, वो कोई भी आपकी जो है ना वो लैंग्वेज हो सकती है। जैसे आप लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, आपका जो है ना आइडेंटिफाई करती है ये चीज़ कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका एक बैकग्राउंड का पता चलता है कि आप किस किस्म के जो है ना वो इंसान, आपकी आइडेंटिटी जो है ये बताती है कि आप कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप एक कंट्री में लाइक आप रह रहे हैं, ठीक है, आपकी जो है लैंग्वेज डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज़ से, या सेम भी हो सकती है। आप सिटी में रहते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे भी रह के आपकी सेम हो सकती है। जैसे पेशावर में जो है हम जाते हैं, हमारी ही कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जब हम जाते हैं, वो सिटी है ना, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट देखी जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, हम लोग जाते हैं सिंध वाली साइड पे, तो हमें जो है वो सिंधी लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो इसी तरह से जो है ना हर किसी ने अपना एक कल्चर बना लिया है, जो उनके ट्री बना हुआ है, फैमिली ट्री बना हुआ है मॉडल, कि वो स्टार्ट से ही उनका जो है ना वहाँ पे बोली जा रही है लैंग्वेज वही वाली। नेक्स्ट है ग्रिम्स लॉ। अब ग्रिम ने जो है ना वो कंसेप्ट दिया था सिस्टमैटिक कॉरस्पॉन्डेंस होल्डिंग बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेजेस ऑन द वन हैंड एंड ऑफ द अदर इंडो यूरोपियन ऑन द अदर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिखा है कि लैटिन में जो है ना वो पेडम का वर्ड यूज़ होता है, इंग्लिश में जो है वो फूट का वर्ड यूज़ होता है, जर्मन में फुस का वर्ड यूज़ होता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरह से जो है ना वो फुट को बोला जाता है। अब कोई भी वर्ड है लाइक, ठीक है, जैसे डॉग या कैट ही ले लेते हैं, तो लैटिन में डॉग या कैट को डिफरेंट तरह से बोला जाता है, जर्मन में जो है वो डिफरेंट तरह से बोला जाता है। तो बेसिकली जो है ना ग्रिम ने इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था। अब है दी कंपैरेटिव मेथड। कंपेयर करते हो आप इसमें दो लैंग्वेजेस को, ठीक है, या फिर आप जो है ना जो पुरानी आपकी लैंग्वेज बोली जाती थी ओल्ड इंग्लिश में, जैसे लैटिन और ग्रीक के वर्ड्स यूज़ होते थे, ठीक है, आप अब के मॉडर्न टाइम पीरियड में आपको वो वर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं, या कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो वर्ड इस तरह का मिलता है, स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आप इसमें जो है ना वो कंपैरेटिव मेथड को यूज़ करते हो कि आप दोनों लैंग्वेजेस की जो पहले ज़माने में बोली जाती थी लैंग्वेज, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर था वर्ड्स को बनाने का, और जो मॉडर्न टाइम में जो स्ट्रक्चर है बनाने का, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का, या उसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों का आप कंपेरेटिव इसमें से कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, या दो लैंग्वेजेस जिस तरह से उर्दू है और इंग्लिश है, इन दोनों को भी जो है ना आप कंपेयर कर सकते हो कि ये टोटली डिफरेंट है। अब आता है लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज चेंज इज़ वेरिएशन ओवर टाइम इन लैंग्वेज फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सेमांटिक्स, सिंटैक्टिक एंड अदर फीचर्स। अब लैंग्वेज जो है वो टाइम टू टाइम हमें चेंज देखने को मिलती है। जैसे ओल्ड इंग्लिश में मैंने आपको बताया डिफरेंट थी, मिडल में डिफरेंट थी, मॉडर्न में डिफरेंट है। तो इसमें जो है हमें टोटली जो है ना वो डिफरेंस देखने को मिलता है, फिनोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है, सेमांटिक, सिंटैक्टिक, हर चीज़ का जो है ना वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है मॉडर्न। और अगर हम पुरानी लैंग्वेज को कंपेयर करें, और टोटली जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। जैसे हम लोग जो हैं वो पुराने लोग जो थे वो पंजाबी बोलते थे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो थे वो लोग उर्दू की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हुए, फिर उर्दू भी जो है वो उन्होंने कम कर दी, और फिर लोग जो है ना अब आजकल जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की मैं बात करूँ, तो लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। तो दैट इज़ द चेंज, कि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। अब है लेसन नंबर 43, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या है?
ह्यूमन यानी कि कंप्यूटर में अपनी लैंग्वेज बताना, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है कि वो डिजिट फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में जो है ना लैंग्वेज को लिखता है, ठीक है। हम तो जो चाहते हैं वहाँ पे जो है ना टाइप कर देते हैं कीबोर्ड पे, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसको वो तो रोबोट है, ठीक है, वो इंसान तो नहीं है कि हम उसको जो है इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो उसको समझ रहा है, या फिर अरबी लिख रहे हैं तो वो समझ रहा है। वो अपने तरीके से उस लैंग्वेज को समझता है। तो बेसिकली जो है कंप्यूटर वो बाइनरी फॉर्म में या डिजिट्स की फॉर्म में जो है ना आपकी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है कि लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर्स के थ्रू जो है सीखना या समझना, ठीक है। इसका यानी कि लैंग्वेज को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, कि लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है अगर हम लिख रहे हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो डिजिट्स फॉर्म में। तो इन दोनों का जो है ना इनको कनेक्ट करना, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे प्रोसेस एंड मेथड्स क्या हमें देखने को मिलते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, कि इसका प्रोसेस यही है कि हम कंप्यूटर में जब लैंग्वेज को डालते हैं तो हम एक लॉजिक बेस पे, एक ट्रू जो है ना हमें फैक्ट की बेस पे लैंग्वेज जो है ना वो देखने को मिलती है। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, फिलोसफिकल लॉजिक हमें देखने को मिलती है, कॉग्निटिव साइंस एंड ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह की जो है ना हमें लैंग्वेज कंप्यूटर में देखने को मिलती है। अगर हम अरबी लिख रहे हैं तो हमें कंप्यूटर कभी भी हमारी अरबी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, या अगर हम इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, या उसको जो है वो अपने थ्रू उसको समझता है और उसको जो है ना वो डिजिट्स की फॉर्म में अपने जो है ना वो नॉलेज को बताता है, अपने ब्रेन को बताता है, और फिर हमें जो है ना वो एक आउटपुट देता है। तो वो हमारी लैंग्वेज को कभी नहीं समझता, वो अपने तरीके से जो है ना उस लैंग्वेज को अपने अंदर स्टोर करता है और फिर हमें एक आउटपुट देता है। अब है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर जो है वो मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, कि आपके वर्ड्स को बनाना, आपका वर्ड्स का स्ट्रक्चर और वर्ड को फॉर्म करना, ठीक है। वही बात कि वर्ड्स को बनाना, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस लगा के जो है ना एक प्रॉपर वर्ड, एक डिफरेंट वर्ड क्रिएट करना, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो कंप्यूटेशनल मॉर्फोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग जो है ना कंप्यूटर में एक मॉर्फोलॉजिकल एक वर्ड डालते हैं, ठीक है, या सेंटेंस डालते हैं और स्ट्रक्चर उसका डालते हैं, उसकी फॉर्म डालते हैं, और फिर उसको जो है ना देखते हैं कि वो हमें क्या आउटपुट देगा। दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम जो है ना यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने डाला है, हुसैन रीड्स वेल। अब उसकी एनालिसिस क्या होगी कि वो हमें आंसर क्या करेगा। ये 3 पॉइंट जैसे लिखे हैं, हुसैन एज अ प्रॉपर नेम, रीड्स एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर present form of the verb read plus as well as either an adverb or a single noun। तो हम लोग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है ना वो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वो डिफरेंट तरह से अपने तरीके से जो है ना वो प्रोसेसिंग को हमें उसका आउटपुट देता है। अब है सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग। इसमें भी हम लोगों को जो है ना वो एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह से आपकी डायग्राम बनी हुई है, कि इन फॉर्मेट्स के थ्रू जो है ना आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब है लेसन नंबर 44, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है, द डिक्शनरी डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। अब बेसिकली लेक्सिकोग्राफी जो है उसमें हम डिक्शनरी को डिज़ाइन करते हैं, डिक्शनरी को बनाते हैं, उसको हम लोग जो है ना वो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। द स्किल प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। जिस इंसान के पास जो है ना वो स्किल होती है, प्रोफेशन है उसका, या फिर उसकी जो है ना प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि वो डिक्शनरी को राइट कर सके, उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। सोर्स मटेरियल्स फॉर डिक्शनरी। अब आप जो हैं वो कहीं एक वेबसाइट आपने चूज़ की होती है, या कोई ऐसी चीज़ आपने चूज़ की होती है जिसके थ्रू जो है ना आप सोर्स मटेरियल लेते हो डिक्शनरी का, ठीक है। जिस तरह से आप पहले जो है ना वो डिक्शनरी को देखते हो कि उसका जो है ना टॉप टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, आपने वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से उसके मीनिंग्स आने चाहिए, किस तरह से जो है ना उसकी डेफिनेशंस एग्जांपल्स आनी चाहिए। तो ये जो है वो आपका सोर्स मटेरियल है, कि आपने कहाँ से जो है ना कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हुए मटेरियल को लिया है डिक्शनरी बनाने के लिए। Developments in electronic dictionary design. Electronic dictionary can be found in several forms. अब electronic dictionaries हमें जो है ना वो देखने को मिलती हैं in several forms में, including as didactic hand held devices, ठीक है, हैंड में हमें देखने को मिलती हैं,
एज एप्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमें अपने फ़ोन्स में भी डिक्शनरी देखने को मिल जाती है, वो भी एक तरह की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी ही कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह से हमें लैपटॉप्स में अपनी डिक्शनरी देखने को मिल जाती है एज अ फंक्शन बिल्ट इनटू अ ई रीडर। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमें डिक्शनरी आज के दौर में देखने को मिल जाती है, जैसे हमें पहले ज़मानों में बुक्स की फॉर्म में जो है ना वो डिक्शनरी देखने को मिलती थी। अब है नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 45 है लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑन रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स। तो पहला है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स रिसर्च और रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च कहते हैं कोई नई चीज़ को फाइंड करना, कोई नई चीज़ को कलेक्ट करना। एक मटेरियल है, एक समरी है या कोई ऐसा टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें से कोई नई चीज़ को फाइंड आउट करना, उसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च जो है वो हम लोग खुद भी उसको पढ़ के कर सकते हैं या फिर हम लोग गूगल की हेल्प से भी उसको रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च है, लैंग्वेज की रिसर्च है कि हम लोग अगर चाइनीज़ सीखना चाहते हैं तो हम उस पे जो है ना टोटली उसका ना इन डेप्थ जाके जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर लोग कहाँ कहाँ पे चाइनीज़ को यूज़ करते हैं, उनका एक्सेंट क्या है। ठीक है, उनके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनकी ग्रामर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग की जो है ना हम इसमें लैंग्वेज की रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है चाइनीज़ की, कि हम लोग इन डेप्थ जाके ना उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन में उसका जो है ना बताते हैं कि हमें ये चीज़ें जो है ना वो मिली हैं और ये जो होगा वो आपका लिंग्विस्टिक रिसर्च होगा कि लैंग्वेज को रिसर्च करना, उसका जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब है रिसर्च ट्रेंड्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। जिस तरह से हमने बात की थी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जो है ना वो हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन के पर्पज़ में उनके एरियाज़ में जो है ना हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और अब फिर हम जो है ना एक सलूशन उनको देते हैं, तो वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। तो इसमें हम लोग जो है ना वो बेसिकली रिसर्च करेंगे साइकोलॉजी के एरियाज़ की और एजुकेशन के एरियाज़ की और सोशियोलॉजी के एरियाज़ की। उनकी इन डेप्थ जो है ना कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को और फिर उसको जो है ना अपनी लैंग्वेज में, अपनी कंक्लूजन में जो है उसको लिखेंगे। अब करंट ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब इसमें क्या है, बेसिकली जिस तरह से हम इंग्लिश है, हमारा करंट ट्रेंड ही है कि हम उसको जो है ना वो रिसर्च करना चाहते हैं उस लैंग्वेज पे। तो हम लोग जो है वो उसकी सारी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, किस तरह से इंग्लिश जो है वो ओल्ड इंग्लिश में आई, फिर मिडल इंग्लिश में यूज़ हुई, फिर मॉडर्न इंग्लिश में हमें देखने को मिली इंग्लिश। तो इसकी जो है ना वो हम हिस्ट्री को देखेंगे कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो अब आके जो है ना स्टिल जो है ना स्टेबल हुई है और लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू किया है। तो हम उसका जो है ना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसका जो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे हर चीज़ की, डाटा एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, रिसर्च मॉडल्स को यूज़ करेंगे और फिर हम एक आर्टिकल फॉर्म में जो है ना उसका लिखेंगे सारी चीज़ें कि हमने इन चीज़ों से हम देखा है और ऑब्ज़र्व किया और ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई है। रिसर्च ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक्स इन चाइना। अब रिसर्च जो है चाइना पे हम लोग करते हैं, अगर चाइना की कंट्री पे, तो हम लोग रिसर्च करते हैं कि उनका जो है वो कल्चर क्या है, उनकी ग्रामर किस तरह की है, वो वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से जो है ना वो राइटिंग है उनकी, और किस तरह से वो जो है ना स्पोकन फॉर्म में लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, या फिर उनके क्लोथ्स किस तरह के हैं, या फिर उनका जो है ना उनके घर किस तरह के हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम लोग चाइना की देखते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एक जो है ना एक समरी टाइप बना लेते हैं। तो चाइना में हमने इन चीज़ों की रिसर्च की है और हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके नीचे लिखा हुआ है कि जापान में आप जाते हो और जापान में आप जापानीज़ लैंग्वेज जिस तरह से बोली जाती है, तो आप उसको देखते हो कि उसकी ग्रामर किस तरह से है, उसकी वाउल साउंड्स किस तरह से हैं, वर्ड्स किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आप जो है वो जापान में की लैंग्वेज का जो है ना वो रिसर्च करते हो उसकी लैंग्वेज पे। और उसके बाद इंडिया में आप जाते हो तो इंडिया में भी जो है ना वो उर्दू बोली जाती है। तो वहाँ पे लेकिन उनका जो एक्सेंट है, उनका बोलने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ों को जो ना वो हिंदी में बोल रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो सेम ही होते हैं हमारे पाकिस्तान से।
तो इंडिया में आप लोग जाते हो और आप देखते हो कि उनका एक्सेंट क्या है, ठीक है, उनका कल्चर क्या है, कहाँ पे लोग जो है ना वो किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, कहाँ पे कौन सा लोग जो है ना इंसान रहता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आप उसकी रिसर्च करते हो, उसकी लैंग्वेज की रिसर्च करते हो बेसिकली। तो आज के लिए जो था ना हमारा लेसन नंबर 45 आपका जो ये कोर्स है वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये सारे ट्रेंड्स समझ में आ गए होंगे, चाइना, जापानीज़, जापान और इंडिया वगैरह के भी। तो इनको भी जो है ना आपने रीड आउट कर लेना है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक दफ़ा जो है ना नोट्स के थ्रू भी उसको रीड कर लेना ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आप पेपर में जो है ना लिख सकें उसको। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।